डॉक्टर ललित और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का। स्पष्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो शुरुआत करते हैं आज पेडागोगी के सेशन से और देखते हैं पेडागोगी में पहला सवाल। पहला सवाल ही ले लेते हैं, इसके बाद पेडागोगी शुरू होगी। किसी आयताकार बक्से एक ही आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा तो बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन से कितना गुना है, ये आपको बताना है। तो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दो बक्से हैं, एक बक्सा ये है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी है, ये बड़ा बक्सा है। एक छोटा बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके सामने रखी हुई है ऐसे। तो उसने कहा कितने गुना है, तो उसने बोला आयतन। तो यानी अगर मैं इसके आयतन में नीचे वाले का आयतन का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कितना गुना है। तो अगर हम ऊपर वाले बक्से का आयतन देखें तो किसी भी घनाभ का आयतन होता है LBH। तो पहले वाले की LBH कितनी है, आपने कहा 20 गुणा 18 मल्टीप्लाई बाई 15। और नीचे वाले की LBH कितनी है, बी बक्से की 18, 12 और 5। तो देखो 18 से 18 कट गया, 5 दिया 15, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। तो कितना है, 5 गुना है। राइट ऑप्शन है 5 गुना। आसानी से सबको पता लगा क्योंकि बहुत सिंपल सवाल था। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होता तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी है, रोवेनक्रो, स्किनर, थॉर्नडाइक या किलपैट्रिक। प्लानिंग इज a purposeful action which is done in a social environment with a lots of mind. Who gave this above definition of this scheme method of teaching in mathematics? तो ये सबको पता है कि हमारे जो उद्देश्यपूर्ण योजना है, जो उद्देश्य योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रयोजन विधि है, उसको देने वाले हमारे किलपैट्रिक साहब हैं। तो इसको तो सब जानते हैं, तो किलपैट्रिक साहब ही इसका सही जवाब। आप सब लोगों ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र एक अध्यापक हैं जो प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान एक छात्र की अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं। 7 और 11 का एलसीएम 7, 3 और 5 का एलसीएम 3। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छात्र को बोध नहीं है। किस चीज का बोध नहीं है, एक अभाज्य संख्याओं का लय से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका उसे बोध नहीं है। छात्र को यह समझ नहीं कि अभाज्य संख्याओं का लय से गुणनफल होता है, या छात्र के अनुसार छोटी संख्या लय से होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सवाल का जवाब आपको सही लगता है, क्योंकि उसने क्या बोला कि अगर 7 और 11 का आप एलसीएम निकालोगे, उसने बोला 7। उससे बोला 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे, उसने बोला 3। यानी बच्चा क्या करता है, दोनों में से जो प्राइम नंबर छोटा है वो उसका एलसीएम मान रहा है, जो गलत है। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है कि छात्र को इस बात की समझ नहीं है कि जब भी कोई प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपने कहा 3 और 5 का एलसीएम, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, बाकी कुछ नहीं। तो राइट ऑप्शन था, समझ में आ गया है। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक और सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर। लीजिए शुरू करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी तथा डी भुजाओं वाले वृत्तीय चतुर्भुज, इस वृत्तीय चतुर्भुज को सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी सूत्र किसने दिया। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद साइड ए बी सी एंड डी, द फार्मूला हु हैज गिवन, हु हैड गिवन द फार्मूला। तो देखिए पहले बता दूं साइक्लिक वृत्तीय चतुर्भुज, साइक्लिक चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा वृत्त आपके सामने होता है, इस वृत्त के अंदर इस तरह से एक चतुर्भुज बना होता है। हालांकि जो चतुर्भुज होता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है, हमेशा ही समलंब चतुर्भुज होता है, यानी हमेशा
ट्रपेजियम होता है, लेकिन क्योंकि ये एक वृत्त के अंदर है, इसकी चारों जो भुजाएं उनसे एक वृत्त होके जाता है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रेटेड कहा जाता है। और इसका अगर आप फॉर्मूला निकालते हैं, अगर आपको सारी भुजाएं पता है, तो हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया था, हीरॉन्स फॉर्मूले को आगे करके। तो हीरॉन्स फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके उन्होंने चक्र चतुर्भुज का ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। और इसमें इनकी किताब का नाम था कुहक। कुहक ये बीजगणित में बहुत ज्यादा काम किए थे। और रामानुजन को सब जानते हैं, अभी उनका 22 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया गया था। रामानुजन जी से सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं सीटेट में। तो रामानुजन जो थे, उनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर यानी गणित सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ आर्यभट्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आर्यभट्ट साहब ने 10 गीतिका नाम की किताब लिखी थी, जिन्होंने पाई का आविष्कार किया। बहुत बढ़िया, सही जवाब था ब्रह्मगुप्त। और हर्बर्ट ने पंचपदीय योजना, पाठ योजना के बारे में आपसे बात किया। एक और कक्षा, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आप दो संख्याओं की गुणा करते हो, तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा उससे बड़ी होती है। अब ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस नॉट ऑलवेज ट्रू? किसी संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणों को प्रदर्शित करके, या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। किस तरह से आप कर सकते हैं, इस बात को आपको बताना है। Most of the students of class 4 think that the number obtained by counting or multiplying two numbers is always the greater than the both numbers. How would you demonstrate that this is not always true? पाठ योजना की जो पंचपदीय विधि है वो दी है हर्बर्ट में। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। दो संख्याएं हैं, आपको बताना, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 में 5 की गुणा करें, तो जो 10 आएगा वो 2 से भी बड़ा होगा और 5 से भी बड़ा होगा। विद्यार्थी हमेशा ये सोचते हैं। तो अब उनको कैसे प्रूफ करोगे कि ये हमेशा सही नहीं होता? तो कैसे करोगे? तो राइट ऑप्शन डी, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन के कलन विधि को, नो नो नो, ये तो बहुत खतरनाक हो जाए। कक्षा 4 में आप पहले पूर्ण संख्या भिन्न संख्या लोगे, उनकी कलन विधि बताओगे, उसके बाद संख्या रेखा पर दिखाओगे, तो बहुत बड़ा टास्क होगा, ये तो बहुत होच पोच हो जाएगा। बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है ग्रिड पेपर। तो ग्रिड पेपर पर दो दशमलव के गुणन को प्रदर्शित करके आप ये बता सकते हैं कि दोनों की गुणा हमेशा बड़ी नहीं होती। और ग्रिड पेपर कैसा होता है, वो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10x10 का ग्रिड पेपर है। 10 इसमें लाइन ऐसे हैं, ऐसे 10, मैं 10-10 तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बना देता हूँ कि 10 रेखाएं उसमें ऐसे हैं और 10 ही ऐसे, 10x10 का ग्रिड पेपर है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको सपोज करनी है गुणा 2 में 3 की गुणा करनी है, 0.2 में 0.3 की। तो ये शो कैसे करोगे, बड़ा नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, एक खाने को एक के बराबर मानेंगे, और यहाँ से हमने 3 यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए, तो 3 खाने तो ऐसे काट दिए, 1 ऐसे। तो ये 3-3 खाने क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये 3-3 खाने यहाँ से लिए गए हैं, ओके, ऐसे। और यहाँ से 2 खाने ऐसे काट दिए, ऐसे। तो बच्चों को बताओगे बेटा देखो, जितने भी सिंगल नंबर थे वो सिर्फ एक बार कट रहे थे, लेकिन वो प्लेस जहां पर संख्या 2-2 बार काट रही है, जैसे कि ये वाली काट रही है, 2-2 बार काट रही है, नहीं है? तो ये देखो, एक खाने को 2 बार काट दिया, तो अगर एक खाने को एक बार काटते हैं तो बड़ा होता, उसको 2 बार काट देंगे छोटा हो जाएगा ना। तो बस उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये कितने खाने हुए, 1 2 3 4 5 6, जो 2 बार कट रहे हैं, तो यहाँ 0.2 बार लगा देंगे, जो कि छोटा है। तो ग्रिड पेपर की मदद से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई दो संख्याओं की जो गुणा होती है हमेशा गुणाओं से बड़ी नहीं होती, कक्षा 4 के बच्चे के लिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल। हाँ जी, विकास छप्पर विद्यार्थी कक्षा को गणित पढ़ाता है। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे को उत्तर को भी पढ़ाता है। उसका विश्वास था कि परीक्षा की जांच करने दें ना, ये थोड़ा सवाल गलत लिखा है, इसको बाद में देखें। आप एक गणित के अध्यापक हैं और कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने शाम पट पर एक किताब रखकर उसके चारों ओर एक लाइन खींची, तो आपके द्वारा खींची गई लाइन का योगफल क्या है? ठीक है, 1 से 10 तक लिखने में कितने अंक की आवश्यकता, सब की आवश्यकता होगी। अगर आप 1 से 10 लिखते हैं तो आपके 10 ही अंक लगेंगे, अगर 10 भी लिखेंगे। तो देखते हैं जवाब। ये किताब का परिमाप है, ये किताब की आकृति है,
ये किताब का क्षेत्रफल है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो 21 का ए मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ओके, 21 का ए बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। 21 का ए आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। किताब का परिमाप, किताब की आकृति, किताब का क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। यस जी। और आपने मुझे जवाब दिया है अच्छे से, और आपका उत्तर आया है ए बी सी डी के रूप। सबने, ये बिल्कुल सही बात है भाई। आपने किताब रखी, किताब है ऐसे, किताब होती है, अगर एक फ्रंट से देखोगे तो आयताकार। आपने इसके चारों तरफ रख के लाइन खींच दी, सपोज ये लाइन में दूसरे कलर की खींच देता हूँ ये वाला, और किताब को हटा दिया यहाँ से, ऐसे आपने इसके चारों तरफ लाइन खींच दी ऐसे करके, तो ये चारों भुजाएं होगी ना। तो इन चारों भुजाओं का टोटल क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों तरफ की भुजाओं का टोटल हमेशा उसका परिमाप होता है, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। राइट ऑप्शन क्या? परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ द बुक। आसान था। एक और सवाल। गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है बच्चों की कमजोरी का पता लगाना, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है, या मूल्यांकन से अध्यापक द्वारा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा तथ्य आपको लगता है सही? गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय क्या है? बच्चों की कमजोरी का पता लगाना है, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है, या मूल्यांकन से अध्यापक द्वारा छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। और जवाब मिलने की उम्मीद जगी है एबीसीडी के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि जवाब अच्छे से आप देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द टास्क और समझते हैं जवाब क्या होगा। सी 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 यहाँ पर आपको, ओके, सी सी, ओके, बिल्कुल सही बात है। देखो, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? किसी बालक की प्रगति को जांचना। आपने जितना पढ़ा है, उसने कितना सीखा, उसको जांचना, जांचना। या आप कह सकते हैं मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं अधिगम के आधार पर किसी बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि जब इवेल्युएशन होता है तो आप बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाते हैं कि उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, उसने कितना सीखा है और कैसे सीखा है, तो कितना आया उसको, दैट इज इवेल्युएशन। तो राइट ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है एकदम सही है। गुंजा, गुड इवनिंग। एक और सवाल। एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता, डिस्कैल्कुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, या फिर पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। जी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, या दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थ, या फिर गणितीय क्षमता, डिस्कैल्कुलिया। और ये सब जानते हैं, अगर बच्चा परिकलन में समस्या कर रहा है, गणितीय संबंधी विकार जो है, अकॉर्डिंग टू सीएफ, गणित संबंधी जो विकार माना गया, जिसमें बच्चा गणित से संबंधित गलतियां करता है, उसको दिखने में डर लगता है, उसकी एक क्षमता है वो, या आप कह सकते हैं उसको प्रॉब्लम है, तो उन सभी का नाम है डिसकैल्कुलिया। देखो, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। तो डिसकैल्कुलिया एकदम सही जवाब जिन्होंने दिया है, 23 का बी एकदम सही जवाब है। दैट इज डिसकैल्कुलिया करेक्ट आंसर। एक और, आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, आपने एक छात्र से पूछा इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे? इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी गिलास का आयतन है। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान है, एक, आयतन के सूत्र का, आयतन की अवधारणा का, आयतन की इकाई का, आयतन की माप का। ज्ञान नहीं है, इसमें नहीं वर्ड लगा लेना भाई, नहीं छूट गया है, ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसने आयतन की अवधारणा बताई है, तो उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने। एक बच्चे को बोला, ये आपके सामने गिलास है, इसमें पानी भरा है, ये रखा पानी। तो उसको बोला गया, बच्चा बोले सर पानी भरा है, ये तो उसका आयतन है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि गिलास में कितना पानी होगा तब उसका वो आयतन कहलाएगा। नहीं, गिलास अगर पूर्ण रूप से ऊपर तक भरा हुआ है तभी उसको कहा जाता है आयतन। तो आयतन कब होगा? जब ये गिलास पानी से पूर्णतः भरा होगा। अगर इसमें सिर्फ पानी भरा है तो आप उसको आयतन नहीं कह सकते। इसलिए बालक की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग वॉल्यूम, वो थोड़ा सा कमजोर है। तो उसे प्रॉब्लम किसकी है? आयतन की अवधारणा। नमस्कार नेहा, कैसी है? एक और सवाल, कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहां से प्रारंभ कर सकता है? यानी वेयर कैन ए टीचर स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इन क्लास 4th? नहीं, क्लास 4 के बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए टीचर कहां से शुरू कर सकता है? किसी आकृति में आने वाले वर्ग इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना करना, पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना करना। हाँ, लाइक शेयर जरूर करते रहें, वो आपका अधिकार होना चाहिए। तो देखते हैं जवाब। अच्छा, ये आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में? अरे क्या बात है, वेरी गुड नेहा, वो तो पढ़ा दिया आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहां से प्रारंभ कर सकता है? आपने कहा डी। देखिए समझिएगा, अगर कक्षा 2 या कक्षा 3 की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बालक को आयतन की अवधारणा का परिचय करा सकते हैं कि ये आयत, ये एक किताब का एरिया कितना घेरा और ये नोटबुक का एरिया उसने कितना घेरा। लेकिन कक्षा 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कक्षा 4 में एक टीएलएम आता है जिसको बोलते हैं इकाई वर्ग गणन। आपने शायद नाम भी सुना होगा, इकाई वर्ग गणन। तो जो इकाई वर्ग गणन है, इसकी ये होता क्या है, जैसे ये एक आकृति है, तो इसमें क्या करते हैं आप, ऐसे जैसे एल्जेब्रिक टाइल्स हैं, आपने इसको ऐसे बांट दिया, ऐसे। ये इकाई वर्ग गणन है। बच्चों को बोलो उनको गिन के बताओ कितने, तो बच्चे बोले 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 इकाई वर्ग है, यानी ये जो है इसका क्षेत्रफल है। अब इसको ऐसे गिन दो, 2 ऐसे थे, 3 ऐसे थे, तो अब बच्चे को आसानी से इकाई वर्ग गणन की सहायता से कक्षा 4 में आप आसानी से सिखा सकते हैं। राइट ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा आप क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अगर क्लास मेंशन नहीं है तो आप इसको जरूर लगाएंगे, क्योंकि कक्षा जब 2 या कक्षा 3 में हम क्षेत्रफल की बात बताते हैं बच्चे को, तो हम इसका यूज करते हैं। कक्षा का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कक्षा का ध्यान जरूर रखना है। अगर इसमें से मैं कक्षा काट दूं, ये वाला क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए, तो आप बिल्कुल सही देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन लाइन को पढ़ो, कक्षा 4 की बात हो रही है, ऐसे तो मैं बोलूं कक्षा 6 में कैसे कराओगे, तो आप तब भी यही बोलोगे क्या? तो एनसीएफ में कक्षा बदलने के साथ साथ बच्चे की संकल्पनात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं, संकल्पनात्मक क्षमताएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है रितु, समझ में आ गई बात? तो कक्षा 4 में सबसे अच्छा तरीका सिखाने का अलजेब्रिक टाइल्स या फिर इकाई वर्ग गणन। बहुत बार सुना होगा इकाई वर्ग गणन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। एक और सवाल, जानकी और कल्पना एक अर्धवृत्ताकार पथ पर अलग अलग बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ना आरंभ करती हैं। यदि वो एक समान चाल से दौड़ते हुए जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां से पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस चली जाती हैं, तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी यदि उस पथ की त्रिज्या r है? देखना चाहूंगा आपका जवाब क्या है। सवाल बहुत आसान है। जानकी और कल्पना एक अर्धवृत्ताकार, यानी इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर, यानी ऐसा एक, ये है अर्धवृत्ताकार पाथ जिस पर यहाँ जानकी है, यहाँ कल्पना है। ये दोनों दौड़ना सेम स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिए हैं। ये होगी इसकी रेडियस जिसको बोलते हैं आर, यहां से तक आर, ये भी है। और अगर मैं इसको बात करूं, ये भी तो आर ही है। तो उसने कहा पहले जानकी यहां से यहां तक आई, ये भी यहां से आई, तो कहां मिलेंगी? दोनों मिड पॉइंट पर आकर मिलेंगी, दोनों मिड पॉइंट पर आकर मिलेंगी ना। मैंने कहा बिल्कुल, जब दोनों मिड पॉइंट पर आकर मिलेंगे फिर वापस चलेंगे।
तो एक लड़की ने ऐसी ही वापस चली गई, तो इसने कितना घूमा, आपने कहा इसने आधा व्रत घूमा भाई, 1/4 यहाँ तक गई फिर वापस आ गई, तो उसने आधा व्रत चला ना, तो यानी 1/2 व्रत ये चली, 1/2 व्रत ये चली। अगर ये दोनों कितना चली, 1/2 आधा व्रत ये चली, आधा व्रत दोनों, एक पूरा व्रत चली, सर्कल चली। और एक व्रत की अगर हम बात करते हैं तो एक व्रत की परिधि कितनी होती है, 2πr, तो उस पथ का चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि 1/4 ये गई फिर वापस आ गई, आधा व्रत हो गया, ये वापस आई ऐसे वापस आ गई, तो दोनों आधा आधा टोटल देखा जाए तो टोटल आधा आधा व्रत चली ना। जब दोनों आधा आधा व्रत चली तो मतलब एक पूरा व्रत हो गया, और पूरा व्रत का मतलब क्या होता है, उसकी परिधि, क्योंकि एक चक्कर पर व्रत के चारों तरफ की चली गई दूरी जो होती है वो उसकी परिधि होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। अब देखो, अभ्यास समय, एक्सरसाइज टाइम, ऐसा लिखा जाता है कई जगह में, प्रैक्टिस टाइम, उनको किस लिए उनको रखने का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग करना, या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। अगर एक गणित की पुस्तिका में विभिन्न प्रखंडों में यानी विभिन्न एक्सरसाइज में, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस टाइम होता है लिखा हुआ, या फिर अभ्यास समय होता लिखा हुआ, या अभ्यास लिखा होता, उनको रखने का रीजन क्या है, कि वो विद्यार्थी आनंद मस्ती ले, दैनिक जीवन में बदलाव आ जाए उनकी दिनचर्या में, या समय का सही से उपयोग करना वो सीख जाए, या फिर विस्तृत अधिगम यानी प्रोवाइडिंग वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर जवाब डी मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम कोई भी गलती नहीं की आपने। क्यों गलती नहीं की, क्योंकि अभ्यास समय इसलिए दिया जाता है जो टीचर क्लास में सभी किताब के प्रश्न को नहीं करा पाता, कि वो सारे क्वेश्चंस को आपको करा दे। तो वो क्या कराता है, वो आपको कुछ सवाल कराता है, बाकी आपको एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, घर से करके लाना। उसका मीनिंग क्या है, कि बालक को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने का अवसर प्राप्त हो, इसीलिए इसको किया जाता है। तो राइट ऑप्शन एकदम सही, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर जवाब है। परीक्षा के दौरान एक छात्र गणित के प्रश्न पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ पाता है कि ऐसे, उसका संख्यांक लिखो। मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको पढ़ूंगा तो आप संख्या का आंसर दे देंगे जल्दी से। यदि आप परीक्षक के रूप में नियुक्त हो तो आप निम्न में से किस संख्या पर अंक प्रदान करेंगे। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फाइंड it written in a mathematics question paper in such a way that write the number of, this is the number, if you are appointed as an examiner, on which of the following numbers would you score। तो देखते हैं, सवाल बड़ा आसान था, बड़ा मजेदार सवाल है, एक बार पढ़ोगे, संख्यांक लिखना है, और संख्यांक और संख्या में क्या अंतर ये मैंने आपको बताया भी है। किसी भी संख्या को लिखने का तरीका, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका संख्यांक होता है, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, इसका संख्यांक लिखना है आपको। तो आपने कहा ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए। उसने क्या बोला, देखो पढ़ो, 5,87,13,302, यही तो है, 5,87,13,302। पता नहीं डी कौन से हिसाब से बता रहे हो आप, डी 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 डी, ये तो लिखा है 5,78,13,003, 5 करोड़ का, ये तो बहुत ही कम हो गया, ये तो 78,000 ही हो गया, वो बोला 87,000, तो उल्टा काहे कर दिया भैया। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। संख्यांक लिखने में इतनी गलती नहीं करनी है भाई, एग्जाम में संख्यांक आता है तो आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से गलती करने के चांसेस कम से कम करो, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप अपने सभी सवालों को, सभी जवाबों को आसानी से कर पाओ। एक और प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं एक और नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। स्कूल के एक शिक्षक ने अनुपात और समानुपात के अध्याय को पढ़ाना प्रारंभ किया। शिक्षक महोदय ने 5 में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर एक प्रश्न इस प्रकार लिखा कि राम और मोहन के घर से स्कूल की दूरी 2:1 है। इससे ज्ञात होता है कि एक, दोनों का घर स्कूल से समान दूरी पर है, मोहन का घर स्कूल से तो अधिक दूर है, राम का घर स्कूल से अधिक दूर है, यह उपयोग सभी सही है। तो देखते हैं
आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि जवाब में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखते हैं क्या मिलेगा जवाब। स्कूल के एक शिक्षक ने अनुपात और समानुपात के अध्याय को पढ़ाना शुरू किया और महोदय कक्षा 5 को गणित पढ़ा रहे थे। तो कक्षा 6 करो। तो उसने बोर्ड पर इस प्रकार एक प्रश्न लिखा कि राम और मोहन के घर एक दूसरे से स्कूल की दूरी पर स्थित हैं, उनका अनुपात 2:1। इससे क्या बात है, दोनों का घर स्कूल से समान दूरी पर है, मोहन का घर स्कूल से अधिक दूरी पर है, और राम का घर स्कूल से अधिक दूरी पर है, या उपरोक्त। और यहाँ पर सब लोग देने की आंसर कर रहे हैं, कोशिश जो है एकदम सही, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, देखने की कोशिश करेंगे। उसने क्या बोला, भाई ये राम है और ये मोहन है, राम 2 और मोहन 1, यानी अगर मोहन का घर 1 किलोमीटर है तो राम का घर 2 किलोमीटर है स्कूल से। या अगर इसको बोलेंगे अनुपात 2 है, इसको 2 लिखेंगे तो 4 होगा, इसको 3 लिखेंगे तो 6 होगा। यानी मोहन का घर 2 किलोमीटर होगा तो राम का घर 4 किलोमीटर होगा। तो किसका घर ज्यादा दूर है स्कूल से, राम का ना। बड़ा, इससे क्या और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता रूबी। ये तो बहुत पूरी स्क्रीन पर यही लिखा है। इसको अपने सेल फोन को, जिनको ये छोटा दिख रहा हो, अपने सेल फोन को लैंडस्केप कर लो, यानी घुमा लो, ऐसे रोटेट कर लो स्क्रीन को, देन यू विल गेट द करेक्ट थिंग। इसको एक बार रोटेट करो, यू विल सी। और थोड़ी सी डेंसिटी को बढ़ा लो, मतलब अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको बढ़ाने की कोशिश। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। ए संश्लेषण, 2 ज्ञान, 3 बोधन, या 4 विश्लेषण। A milkman sells 1,410 liter of milk in 10 days. How many liter of milk does he sell in a day? In the above question, to what efficiency does Bloom cognitive field indicated? तो देखते हैं, संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, या विश्लेषण। और सभी लोगों ने टूट पड़े हैं सवाल पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब, एकदम सही जवाब दिया है आपने। विश्लेषण सही जवाब, विश्लेषण एकदम सही जवाब है, उसको विश्लेषण ही करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो he can do analytical thinking through which he come to know that what is the proper thing to do. Okay, very good. और okay, is it clear? Any issue, any problem? No issue. ठीक है, तो भाई आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। आज का सेशन सिर्फ 30 मिनट का ही होगा, आज हमें कुछ काम है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। ओके, तो दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का, थैंक यू वेरी मच।